अन्य सभी लोग जो सुनने आए हैं उन सबको भी नमस्कार करता हुआ मैं पुलिस सुधार पे अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये सवाल ये उठता है कि पुलिस सुधार की आवश्यकता क्यों है। आखिर लोग कह सकते हैं कि पुलिस जैसी चल रही है वैसी चलने दीजिए, सरकारी विभाग की तरह ये भी काम कर रही है, कभी अच्छा करती है कभी खराब करती है, और परिवर्तन की क्या आवश्यकता है। तो परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए बनती है क्योंकि हमें, अगर हम ये समझ लें कि पुलिस का जो की जो का जो इंस्टीट्यूशन है, इसकी संरचना जो हुई थी 1861 में जब एक्ट पास किया गया था, तो कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। देखिए, आप सभी लोगों को मालूम है कि 1857 में भारत में विद्रोह हुआ था अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध। उसके बाद 1861 में मतलब विद्रोह के तुरंत बाद ब्रिटिश सरकार को यह लगने लगा कि हमें एक ऐसी पुलिस फोर्स की आवश्यकता है जो हमारे अधीन रहे और हमारे आदेशों का पालन करे। हमारे आदेश सही हो तो उनका पालन करे, गलत हो तो उनका पालन करे, संवैधानिक हो असंवैधानिक हो, कानूनी हो गैर कानूनी हो, उनके उन आदेशों का पालन होना चाहिए। और इसके लिए आवश्यक था कि पुलिस उनके कंट्रोल में रहे, यानी एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में रहे। ये पृष्ठभूमि थी और इस पृष्ठभूमि में 1861 के पुलिस एक्ट लागू किया गया। और एक्ट को लागू करने के पहले जो डिस्कशंस हुए थे, अगर आप उसके मिनट्स को पढ़ें तो उसमें एक जगह खास तौर से लिखा है कि हमें ऐसी पुलिस चाहिए जो पॉलिटिकली यूजफुल हो, यानी राजनीतिक दृष्टि से हमारे लिए लाभप्रद हो। तो ऐसी पुलिस की स्थापना की गई और 1861 के बाद ये सिलसिला चलता रहा। बाद में 1902 और 1903 में एक फ्रेजर कमीशन बैठा था। फ्रेजर कमीशन ने जब पुलिस की वर्किंग की स्टडी की तो उन्होंने बड़ी प्रतिकूल टिप्पणी की। उन्होंने जो टिप्पणी की थी वो मैं आपको थोड़ा सा 4-5 लाइन ही है पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि उस टिप्पणी को पढ़ने के बाद ये लगता है कि जो जो बातें 1902-1903 में कही गई थी वो आज भी अक्षरशः लागू हैं। मतलब ऐसी लागू हैं, ऐसा लगता है जिससे पुलिस के लिए समय ठहर गया और कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं 100 साल से अधिक में। उन्होंने ये लिखा था कि द पुलिस फोर्स इज फार फ्रॉम एफिशिएंट, इट इज डिफेक्टिव इन ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, it is inadequately supervised, it is generally regarded as corrupt and oppressive, and it has utterly failed to secure the confidence and cordial cooperation of the people. फिर बाद में वो कहते हैं, the police force throughout the country is in a most unsatisfactory condition, that abuses are common everywhere, that this involves great injury to the people and discredit to the government, and that radical reforms are urgently necessary. अब ध्यान देने की बात है कि उन्होंने पुलिस की जो व्यवस्था असंतोषजनक थी, कि पुलिस करप्ट है या ऑप्रेसिव है, इसका तो चित्रण किया ही, और उन्होंने ये भी कहा कि रेडिकल रिफॉर्म्स की तात्कालिक आवश्यकता है। अब देखिए 1903 में ये बात कही गई और आज 100 साल 117 साल और बीत गए और अभी भी हम पुलिस रिफॉर्म्स की ही बात कर रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। तो अब ब्रिटिश सरकार ने तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया और हम उनको दोष भी नहीं देंगे, क्योंकि वो तो विदेशी सरकार थी और उनका उद्देश्य भारत में हुकूमत करना था, और हुकूमत करने के लिए उनको जैसी पुलिस चाहिए थी वैसी उन्होंने आपको बना के दे दी। अब सवाल आता है कि 1947 के बाद परिवर्तन क्यों नहीं हुआ। 7 दशक से भी अधिक बीत गए और अब वही व्यवस्था लगभग चली जा रही है। देखिए, शुरू के वर्षों में तो लोगों ने ये सोचा कि मतलब परिवर्तन की ओर ध्यान नहीं आया और उसकी आवश्यकता उतनी अधिक नहीं समझी गई, क्योंकि जो नेता थे वो राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत थे, और जो उस शुरू के जनरेशन के सिविल सर्वेंट्स थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, उनमें भी देशभक्ति की भावना इतनी प्रबल थी कि कहीं कोई टकराव हुआ ही नहीं और सब लोग देश को आगे बढ़ाने में लगे रहे, और नेताओं में और अधिकारियों में कोई ऐसा टकराव नहीं हुआ, तो वो व्यवस्था चलती रही। ये तो जब ये व्यवस्था कितनी दूषित है और कितनी गलत है देश के लिए, इसका आभास हमें तब हुआ जब इमरजेंसी 1975 में लागू की गई। इमरजेंसी लागू की गई तब देश में पुलिस का भयंकर दुरुपयोग हुआ। जिन लोगों को उस समय की याददाश्त है, मैं तो उस समय एक युवा सुपरिटेंडेंट पुलिस था, मुझे याद है, फर्जी एफआईआर लिखी गई और जितने लोग विरोध के थे उनको बस पकड़ के बंद करने के आदेश थे और बड़े भारी पैमाने पे लोग बंद किए गए।
उस समय ये लगा कि भाई पुलिस का कितना दुरुपयोग हो सकता है। इंदिरा गांधी की सरकार जब चली गई उसके बाद नहीं, तो उसके बाद शाह कमीशन का गठन हुआ। शाह कमीशन से कहा गया कि आप पुलिस की वर्किंग और इमरजेंसी में जो कुछ हालात रहे उस पर जांच कीजिए। शाह कमीशन ने पुलिस की कमियों की ओर खासतौर से ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की स्थिति की पुनरावृत्ति हमें रोकनी है कि भविष्य में ऐसा कभी ना हो, तो ये बिल्कुल आवश्यक है कि पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त किया जाए। ये शाह कमीशन ने लिखा था। तो शाह कमीशन ने अपनी संस्तुतियां दी और उसके बाद उन्हीं दिनों में नेशनल पुलिस कमीशन का गठन हुआ 1979 में, और 1979 से 81-82 तक ये लोग अपनी रिपोर्टें देते रहे। 8 वॉल्यूम में नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्टें आई। पर जब तक नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्टें आई तब तक देश में तख्ता पलट गया। फिर से इंदिरा गांधी की सरकार आ गई। अब इंदिरा गांधी को ये लगा कि ये कमीशन तो हमारे विरोधियों ने बनाया था और हमने जो कुछ किया था उसकी आलोचना के लिए बनाया था। तो ये उनकी मतलब उन्होंने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जब कमीशन की रिपोर्ट को राज्य सरकारों को भेजा तो उन्होंने ये लिख दिया कि नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट तो आपको भेजी जा रही है, पर इसके पैराग्राफ फला 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 से हम सहमत नहीं है। बहरहाल ये राज्य सरकारों की सूचना और आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है। राज्य सरकारें भी समझ गई कि भाई इनको केंद्र सरकार को नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट के लागू करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, और केंद्र, इसलिए राज्य सरकारों ने भी कोई खास कार्रवाई नहीं की। थोड़े कॉस्मेटिक परिवर्तन हुए पर व्यवस्था लगभग मोटे तौर से वही व्यवस्था चलती रही। इस तरह से समय बीतता चला गया। बीच में और कई स्टेट पुलिस कमीशंस वगैरह भी बने, पर उन सब किसी के रिकमेंडेशन पे, वो रिकमेंडेशन जहां तक पुलिस को स्वायत्तता देने की बात आती थी, किसी राज्य सरकार ने नहीं माना और वही कॉलोनियल पुलिस स्ट्रक्चर चलता रहा। 1996 में फिर रिटायरमेंट के बाद मैंने PIL दाखिल की। 10 साल लगे, पर 10 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2006 में फैसला दिया, और फैसले के 6 महत्वपूर्ण बिंदु राज्य सरकारों के लिए थे और एक बिंदु था केंद्र सरकार के लिए। बहुत संक्षेप में उसका उल्लेख करूंगा। उन्होंने कहा उन्होंने 3 तो नई संस्थाओं को बनाने के लिए आदेश दिए, संस्थागत परिवर्तन। पहला था स्टेट सिक्योरिटी कमीशन। उसका उद्देश्य था कि इसके द्वारा पुलिस को बाहरी दबाव से मुक्त किया जाए और इसका गठन ऐसे हो कि इसमें आधे प्रतिनिधि तो राज्य सरकार के हों और आधे सिविल सोसाइटी से हों, रिटायर्ड जजेस हों, ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर्स हों, लॉयर्स हों, और सिविल सोसाइटी के जो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी अच्छी ख्याति है, सत्यनिष्ठा है और जो समाज सेवा की भावना है, ऐसे लोगों को उसमें रखा जाए, आधे आधे रहें। फिर कहा, उन्होंने कहा कि पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बने और ये एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड में पुलिस अधिकारियों का ही हो और इसके द्वारा उन्हें ट्रांसफर पोस्टिंग यानी कार्मिक मामलों में स्वायत्तता दी जाए। डिप्टी SP तक तो पूरी स्वायत्तता हो, और SP के ऊपर कहा गया कि ये संस्तुतियां देंगे जिनको कि राज्य सरकार गंभीरता से उस पर विचार करके यथासंभव उस पर अमल लाएगी, और अगर उससे असहमत है तो अपने कारण बताएगी। तीसरी संस्था उन्होंने बताया कि पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी एस्टैब्लिश हो राज्य सरकार, राज्य स्तर पे और जिला स्तर पे। राज्य स्तर पर तो SP एंड अबव के लिए और जिला स्तर पे डिप्टी SP एंड बिलो के लिए कंप्लेंट्स अथॉरिटी। तो 3 तो संस्थाएं थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि DGP का चयन एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा हो जिसमें जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो योग्य अधिकारी हैं वही DGP के पद पे चयनित हों। इसमें UPSC की भागीदारी रही पैनल बनाने में। ये हो गए 4। 5वां था कि हाँ, जो अधिकारी फील्ड पोस्टिंग्स में है, ऑपरेशनल असाइनमेंट्स में है, जैसे IG इंचार्ज जोन है, DIG इंचार्ज रेंज है, या SP इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट है, SHO इंचार्ज थाना है, इनका भी कार्यकाल 2 साल का हो और DGP का भी कार्यकाल 2 साल तक हो। और 6वां ये था कि बड़े बड़े शहरों में लॉ एंड ऑर्डर का काम और क्राइम इन्वेस्टिगेशन का काम के लिए अलग अलग स्टाफ हो। ये तो 6 राज्य सरकारों के लिए था, और केंद्र सरकार के लिए था कि एक नेशनल सिक्योरिटी कमीशन का गठन हो। अब जब ये आदेश पारित हुए तो राज्यों में खलबली मच गई। उन्हें ये लगा कि पुलिस तो हमारे कंट्रोल से बाहर चली जाएगी। फिर मतलब गृह मंत्री ने और गृह सचिव ने 2 सम्मेलन बुलाए, एक में मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया, एक में होम सेक्रेटरीज को बुलाया गया और DGPs को बुलाया गया। अब कहने के लिए तो उद्देश्य ये था इन सम्मेलनों का कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो, पर वास्तविकता
उसके पीछे लक्ष्य ये था कि भाई कैसे इन आदेशों से बचा जाए और बचने के तरीके लोगों ने आपस में सोचे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में एक लाइन ऐसी थी जिसको मैं बताना चाहूँ। उन्होंने कहा था कि हमारे निर्देश तब तक लागू रहेंगे, तब तक मान्य रहेंगे जब तक कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस विषय पर अपने अपने कानून नहीं बना लेते। क्योंकि देखिए जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सुप्रीम कोर्ट को यह तो अधिकार है कि अगर कोई लेजिस्लेटिव वैक्यूम है, कहीं कानून नहीं है, तो वो निर्देश दे सकते हैं, पर वो कानून नहीं बना सकते। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक कानून नहीं बनते तब तक यह निर्देश लागू रहेंगे। अब जो होशियार स्टेट थे उन्होंने इस वाक्य को या ये 2-3 वाक्य जो थे उसको पकड़ लिया और उन्होंने कहा भाई जल्दी जल्दी कानून बना दो, क्योंकि कानून बना दोगे तब तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश तुम्हारे ऊपर नहीं लागू होंगे। और कानून क्या बनाया उन्होंने? जो वर्तमान व्यवस्था थी उन्हीं को कानूनी जामा पहना दिया। मतलब जो व्यवस्था चल रही थी उसी को उन्होंने कानूनी लिबादा पहना दिया और कहा कि भाई ये हमारा कानून बन गया। और अब सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने ठेंगा दिखा दिया कि लीजिए अब तो हम आपके कंट्रोल के बाहर हो गए, आपका निर्देश हम पे नहीं लागू होगा। तो सबसे पहले कहने की आवश्यकता नहीं, सबसे पहले बिहार ने ये कानून बनाया, फिर और राज्य ने भी धीरे धीरे बनाते गए और आज की तारीख में कुल 18 राज्यों ने कानून बना लिए हैं अपने। जिन प्रदेशों ने कानून नहीं बनाया उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इशू किए। अब चाहे आप कानूनों का विश्लेषण करें या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को स्टडी करें, बात आप निष्कर्ष वही एक ही निष्कर्ष आता है कि इन लेटर एंड स्पिरिट सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स और सारे कानून सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। ये कानून बनाए गए हैं दिखाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट में की आंख में धूल झोंकने के लिए और जनता को बेवकूफ बनाने के लिए। अब हम बार बार ये कहते रहे सुप्रीम कोर्ट से कि ये देखिए गलत आदेश पारित हो रहे हैं, गलत कानून बन रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने को लगा कि भाई ये प्रकाश सिंह क्या बार बार कहते हैं, इनकी बात का विश्वास किया जाए न किया जाए। तो हमने कहा ठीक है साहब, हमारी बात का विश्वास मत करिए, एक कमीशन आप बैठा दीजिए। तो जब हमने ये कहा कि एक जज को बैठा दीजिए कि सारे कानूनों का एग्जामिन करें, तो जस्टिस थॉमस कमेटी का 2008 में बनाया गया और 2008 से 2010 तक जस्टिस थॉमस कमेटी काम करती रही। और उन्होंने भी अपने निष्कर्ष में ये लिखा कि वी आर डिसमेड, यानी हम तो भौचक हैं, हतप्रभ हैं, एट द टोटल इंडिफरेंस ऑफ द स्टेट्स, माने राज्य सरकारों की उदासीनता देखकर हम एकदम हतप्रभ हैं कि मतलब रिफॉर्म के मामले में सभी राज्य सरकारें उदासीन हैं। ये उनका निष्कर्ष निकला, ये सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। उसके बाद हमने कंटेम्प्ट पिटीशन डाला कि साहब देखिए ये थॉमस कमेटी भी हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं, पर खैर किन्हीं कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने हमारे कंटेम्प्ट पिटीशन, हमने एक के बाद एक 4 पिटीशन डाले, पर किसी को उन्होंने संज्ञान नहीं लिया और किसी राज्य सरकार पे कंटेम्प्ट नोटिस नहीं इशू किया। ये सिलसिला चलता रहा। बीच में कुछ जज ऐसे आए जो पुलिस रिफॉर्म के प्रति प्रतिबद्धता थी, कुछ थी जो प्रतिबद्धता नहीं थी। तो ये सिलसिला चलता रहा और ये आज स्थिति ये है कि मतलब बीच में फिर जस्टिस वर्मा कमेटी एक आई। हालांकि जस्टिस वर्मा कमेटी का गठन इसलिए हुआ था कि आप ये बताइए कि क्रिमिनल लॉ में क्या अमेंडमेंट्स किए जाएं ताकि महिलाओं और लड़कियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको कम हो सके। पर आपको जान के शायद आप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा जस्टिस वर्मा कमेटी में एक पूरा अध्याय, एक पूरा चैप्टर 28 पेज का केवल पुलिस रिफॉर्म्स पे लिखा गया है, 28 पेज। और उसमें उन्होंने, जस्टिस वर्मा ने साफ साफ लिखा है कि अगर हम महिलाओं पे और लड़कियों पे अत्याचार की बात करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये अत्याचार ना हो, तो पुलिस में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और वो आमूल परिवर्तन तभी होगा जब सुप्रीम कोर्ट के 2006 के निर्देशों का अनुपालन हो। तो उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन पे बल दिया। थॉमस कमेटी ने भी लिखा, वर्मा कमेटी ने भी लिखा, फिर भी राज्य सरकारों पे जू नहीं रहेंगी। और दुर्भाग्य से केंद्र सरकार ने भी इस विषय में जो इनिशिएटिव लेना चाहिए था, जो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को एडवाइजरी या सलाह भेजनी चाहिए थी, ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये चलता रहा। अब आज की स्थिति यह है कि 18 राज्यों ने कानून बना लिए हैं। इन कानूनों को हमने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, हरीश साल्वे वो मुकदमा लड़ रहे हैं और इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग कर रही है। अब भविष्य के लिए मतलब अच्छा, सुप्रीम कोर्ट, इसके पहले कि हम पुलिस रिफॉर्म की बात से आगे क्या होना चाहिए इस पे आ रहे हैं, हम ये बता दें कि पुलिस रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं तो ये केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों तक नहीं सीमित है। देखिए पुलिस रिफॉर्म बहुत बड़ा विषय है। अभी जैसे आपने शुरू में पटेल भाई कह रहे थे कि मतलब ये तो समुंदर जैसा है।
पुलिस रिफॉर्म बहुत बड़ा विषय है और हमने जो सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रेयर्स रखी थी और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे वो केवल उन बिंदुओं तक सीमित हैं जो यूं कहिए कि जैसे शरीर में दिल होता है, कोर ऑफ द प्रॉब्लम, हार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, उसको तो टच करते हैं। पर बहुत से और विषय हैं जो हाथ पैर से संबंधित हैं, आंख से नाक से संबंधित हैं। वो विषय क्या है? वो विषय जैसे मैं आप इतना समय नहीं, पर मैं केवल उन बिंदुओं का उल्लेख कर दूं। जैसे जनशक्ति की आवश्यकता है। अब जनशक्ति आपकी 1 लाख में 222 होनी चाहिए और 1 लाख में 190 के करीब तो कागज पे है। कागज पे इसलिए कि उतनी तो सैंक्शन है, पर वास्तव में अगर आप जमीन पर देखें जो जो एक्चुअल पुलिसमैन ऑन द ग्राउंड है तो वो 158-59 के आसपास है, 160 के नीचे संख्या है और कागज पे 190 करीब हैं, होने चाहिए 222। तो जनशक्ति की बहुत बड़ी कमी है। ऐसे तो पुलिस बल संख्या में देखिए तो बहुत है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को मिला दीजिए तो 30 लाख करीब हो जाता है, परंतु आपकी आबादी भी तो इतनी ज्यादा है, तो आबादी के अनुपात में पुलिस कर्मियों को होना पड़ेगा। अच्छा, पुलिस जनशक्ति के अलावा फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, ट्रांसपोर्ट की बात आती है, कम्युनिकेशंस की बात आती है, फोरेंसिक लेबोरेटरीज की बात आती है, हाउसिंग की बात आती है, पुलिस कर्मियों को कितने घंटे ड्यूटी देना चाहिए। आपको ताज्जुब होगा, अभी स्टेटस ऑफ पुलिसिंग रिपोर्ट एक कॉमन कॉज एनजीओ ने बनाई थी, उसमें उन्होंने लिखा था कि करीब 16 घंटे हर पुलिसकर्मी को काम करना पड़ता है। 14 घंटे उन्होंने लिखा था कि पुलिसकर्मी को काम करना पड़ता है। अब इतना काम तो देखिए जब करेगा तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पे उसका आपको प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं। इसके अलावा फिर मैंने बताया ऐसे वर्किंग आवर्स की बात बताई, फिर आपको छुट्टी नहीं मिलती, दशहरे दिवाली, आखिर आप पुलिसकर्मी को आपने एक्ट में लिख दिया 24 घंटे ड्यूटी पर रहेगा, कोई छुट्टी का प्राविधान नहीं दिया, आखिर उसको भी तो हफ्ते में 1 दिन ऑफ होना चाहिए, कम से कम 1 दिन तो ऑफ हो, तब तो वो एक मतलब मानवीय दृष्टिकोण रख के काम करेगा, वरना तो वो मशीन हो जाएगा और फिर वही है अपने अपनी जो थकान और झुंझलाहट और फ्रस्ट्रेशन को वो पब्लिक पे निकालेगा। तो इस तरह से मतलब पुलिस बड़े बड़े शहरों में कमिश्नरेट होना चाहिए, इत्यादि इत्यादि। तो पुलिस रिफॉर्म का विषय बहुत बड़ा है और हमने इसी विषय को मतलब पुलिस रिफॉर्म के मूवमेंट को हमने मूवमेंट फॉर पीपल्स पुलिस का रूप देने की कोशिश की है, क्योंकि कुछ लोगों की ये भी आलोचना थी कि पुलिस रिफॉर्म ज़्यादातर तो वरिष्ठ अधिकारियों से ही संबंधित है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, वो सभी को प्रभावित करता है, पर फिर जूनियर ऑफिसर्स के लिए भी हमने कई मतलब मूवमेंट फॉर पुलिस रिफॉर्म, उसमें 10 बिंदु हैं, अब उसका उल्लेख मैं नहीं कर पाऊंगा, पर यह है कि उसको एक ब्रॉड बेस करने की कोशिश की गई है। पुलिस रिफॉर्म को जो इस समय हम मूवमेंट चल रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को लेते हुए अन्य बिंदुओं को भी उसमें शामिल करता है। तो ये मूवमेंट अब चल रहा है और इसमें आवश्यकता ये है कि सबका समर्थन हो, एनजीओस का समर्थन हो, आप जैसे लोग हैं आप लोगों का सबका समर्थन हो, मीडिया का समर्थन हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक इलेक्ट्रल इशू होना पड़ेगा। जब तक ये इलेक्ट्रल इशू नहीं होगा, अभी इलेक्शन मैनिफेस्टो में बड़े मतलब हल्के फुल्के शब्दों में लोगों ने शामिल करना तो शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तो पिछले मैनिफेस्टो में पुलिस रिफॉर्म का उल्लेख किया, भारतीय जनता पार्टी ने पुलिस के आधुनिकीकरण और पुलिस को सशक्त बनाने की बात की, पर अभी पुलिस रिफॉर्म पे जो बल दिया जाना चाहिए वो किसी नेशनलिस्ट पार्टी ने नहीं दिया है। और मेरे ख्याल में एक जन आंदोलन ऐसा होना चाहिए कि लोग नेताओं पे, राजनीतिक पार्टियों पे ये दबाव डालें कि आपको अगर आपको हम वोट तो देंगे, पर हमारी शर्त यह है कि आप पुलिस सुधार के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाएं, और इलेक्शन मैनिफेस्टो में यह एक आवश्यक बिंदु के रूप में इसका उल्लेख होना चाहिए। अंत में बस 2-4 मिनट ये कह के समाप्त करूंगा कि आखिर पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, पुलिस रिफॉर्म की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। रूल ऑफ लॉ चाहते हैं। अभी इस समय क्या व्यवस्था है, जो रूल ऑफ लॉ तो नहीं है, बल्कि हमारे पास रूल ऑफ आई मीन लॉ ऑफ रूलर्स है। जो जो रूलर्स कहते हैं वही बात मानी जाती है और उसी के अनुसार पुलिस काम करती है, और इसी का नतीजा होता है कि समय समय पे ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। आपने देखा टूटी-कुटी में एक मतलब पुलिस ने अत्याचार किया तो एक बाप बेटे दोनों को मार दिया। हैदराबाद में एक घटना हुई जहां गैंग रेप के आरोपितों को बस गोली मार के एक शॉर्टकट टू जस्टिस उनको खत्म किया गया। हाथरस में क्या हुआ ये भी आपको मालूम है। तो इस तरह से पुलिस यदा कदा पुलिस से संबंधित ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको देखकर, जिसको सुनकर और जिसकी चर्चा से हमें शर्मिंदगी होती है, और उसका मुख्य कारण यही है कि पुलिस जो है वो इस समय उस पर कोई
उस पर जो भी नियंत्रण है वो एग्जीक्यूटिव का है, और एग्जीक्यूटिव के अनुसार वो यदा कदा गलत काम करते रहते हैं। तो हमें रूल ऑफ लॉ की ज़रूरत है। अब बार ये सवाल उठता है कि सेडिशन का आजकल दुरुपयोग हो रहा है वगैरह वगैरह, ये सब बातें क्यों उठ रही हैं? क्योंकि पुलिस को तो जैसा हुक्म होता है मुख्यमंत्री के दफ्तर से वैसा वो काम करते हैं। दूसरी बात बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी बड़ा गर्व करते हैं कि हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इतनी बड़ा इलेक्ट्रेट कहीं नहीं है, सही ये बात है। पर ये डेमोक्रेसी का कितना विकृत स्वरूप हमारे सामने उभर कर आ रहा है, क्या हमने इसके बारे में कभी सोचा है? आज की तारीख में 43% लोग हैं ऐसे हैं पार्लियामेंट में जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं, और ये संख्या बराबर बढ़ती जा रही है, 15, 20, 25, 30 होते होते अब 43 पे पहुंच गई है। अब जहां 43% आदमी आपराधिक पृष्ठभूमि के पार्लियामेंट में बैठे हैं, उनसे आप किस संवेदना की आवश्यकता की अपेक्षा करते हैं? उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो देश की प्रगति की सोचेंगे या अपने धंधे की बढ़ोतरी की सोचेंगे? क्योंकि सबके धंधे हैं कहीं ना कहीं। तो ये बड़े हमारे लिए, बड़े हम सब के लिए बड़े शर्म की बात है कि हम ऐसे लोगों को चयनित करके इनको पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, या यूँ कहिए कि व्यवस्था इतनी दूषित हो गई है कि यही लोग मतलब विनेबल कैंडिडेट्स माने जाते हैं कि ये लोग जीतेंगे और इनको हम भेजते जा रहे हैं। अब उसका परिणाम ये हो रहा है कि जिन लोगों को पुलिस, अगर आप पूछिए ईमानदार पुलिस अफसरों से, और ऐसे अफसरों की कमी नहीं है पुलिस अफसरों के, दुर्भाग्य से ईमानदार पुलिस अफसर साइड लाइन हो जा रहे हैं आज की तारीख में। पर ईमानदार पुलिस अफसर हैं, अगर उन्हें काम करने का मौका मिले तो वो ऐसे लोगों को अंदर करना चाहेंगे, पर अंदर करने के बजाय उनको सलूट करना पड़ता है। तो ये डेमोक्रेसी का बड़ा विकृत स्वरूप होता जा रहा है, और अगर यही हाल रहा तो एक दिन डेमोक्रेसी हमारे पास केवल कागज के लिए रह जाएगी, और डेमोक्रेसी का जो सब्सटेंस है वो खत्म हो जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी इस देश से। दूसरी बात, आप आर्थिक प्रगति की बात करते हैं, आर्थिक प्रगति में भी हम बहुत मतलब आजकल तो खैर ये पेंडेमिक की वजह से रिसेशन में इकोनॉमी चली गई है, पर हम जैसे ही नॉर्मलसी आएगी हमारी इकोनॉमी, तो मतलब एक समय ऐसा था, भी कुछ ही 1.5 साल पहले ही ऐसा था कि हम लोग बड़े सीना तान के कहते थे कि वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड वी हैड ओवरटेकन चाइना। तो अब मतलब मैं समझता हूँ साल 2 साल में फिर हम उस स्थिति में आ जाएंगे। इकोनॉमी थोड़ा सा पिकअप कर रही है, धीरे धीरे कर रही है, पर पिकअप कर लेगी। पर अगर हम चाहते हैं कि आर्थिक प्रगति हमारी बनी रहे, हमारा जीडीपी बढ़ता रहे, हमारा ग्राफ ऊपर चढ़ता रहे प्रगति का, तो ये आवश्यक है कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। अगर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं होगा तो निवेश नहीं मिलेगा, कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो पाएगी। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करने विदेश से आता है, कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट ग्रुप आता है, तो सबसे पहले वो ये पूछता है कि भाई कौन सा प्रदेश ऐसा होगा जहां हम निवेश करें तो हमारा निवेश सुरक्षित रहेगा और हमें रिटर्न भी मिलते रहेंगे। ये सबसे पहले, आखिर वो बिजनेसमैन है, वो यहाँ कोई चैरिटी करने नहीं आता, वो इन्वेस्ट करता है और फिर उसके बाद उसके रिटर्न की बात सोचता है। तो फिर उससे कहा जाता है कि सब फलां स्टेट में आप मतलब और प्रदेशों की अपेक्षा ये स्टेट अच्छा है, एकदम अच्छा तो नहीं है, और बिहार को छोड़ देता है, यूपी को छोड़ देता है। अब खैर अब यूपी में अब फिजा बदल रही है, पर अभी योगी जी के पहले तक तो यूपी में कोई झांकता भी नहीं था निवेश करने के लिए। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं आर्थिक प्रगति हो तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन खड़ा करेगा वो चाहेगा कि हमारा इंस्टॉलेशन सुरक्षित रहे, हमारा मैनेजरियल स्टाफ सुरक्षित रहे, लेबर तोड़ फोड़ ना करे, इत्यादि इत्यादि। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, डेमोक्रेसी के को बनाए रखने के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए मुख्य रूप से यही 3 बिंदु हैं। ऐसे आप बहस करना चाहें तो और आगे अंतरिक्ष सुरक्षा को ले लीजिए। अंतरिक्ष सुरक्षा पे हम रोज रोज हाय तौबा होती रहती है कि कश्मीर में ये घटना हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसीज हो रही हैं, सेंट्रल इंडिया में माओइस्ट बार बीच बीच में हिंसा करते रहते हैं। आखिर इनसे कौन लड़ेगा? इनसे डॉक्टर नहीं लड़ेगा, इंजीनियर नहीं लड़ेगा, वकील नहीं लड़ेगा, नेता नहीं लड़ेगा, इनसे लड़ेगी पुलिस। तो पुलिस को अगर जब तक सक्षम नहीं होगी, प्रभावशाली नहीं होगी, आधुनिक नहीं होगी, मोटिवेटेड नहीं होगी, अच्छी लीडरशिप नहीं होगी, तब तक कैसे लड़ेगी? आज की तारीख में लीडरशिप आमतौर पे ऐसी है जो सरकार के इशारे पे चलती है। तो अब वो उससे क्या, अब मतलब अच्छा अफसर भी बेकार हो जाता है जब उसको मजबूर किया जाता है कि नहीं तुम गलत काम करो, या तो गलत काम करता है या हटा दिया जाता है फिर। तो और तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप एक प्रगतिशील भारत चाहते हैं, एक सशक्त भारत चाहते हैं, एक आधुनिक भारत चाहते हैं, तो एक मतलब पुलिस में रिफॉर्म्स का कोई विकल्प नहीं है, रिफॉर्म्स अनिवार्य हैं, और इसके बिना हम अपने
कल अपने सपनों का भारत, अपने आदर्शों का भारत उसको साकार रूप में नहीं देख पाएंगे। धन्यवाद।